नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं ताबिश हुसैन। हमारी आज की लीड स्टोरी जुड़ी है ट्रंप के उस आरोप से जो उन्होंने भारत को अमेरिकी मदद को लेकर लगाया है। इशारा किस तरफ है जानेंगे लीड स्टोरी में, लेकिन साथ ही ये भी देखेंगे कि हमास ने किन 4 लोगों के शव को सौंपा है इजराइल को, और जानेंगे कि किस देश में पेंशनर भिड़ गए पुलिस से। अमेरिका में कहां पहले बारिश और अब बर्फबारी से लोग परेशान हैं। आखिर में हम देखेंगे कि ब्लैक पिंक बैंड कब से निकल रहा है दुनिया के दौरे पर। तो तमाम खबरें हैं जिसकी हम बात करेंगे इस खास बुलेटिन में विस्तार से। लेकिन सबसे पहले एक बड़ा सवाल, 182 करोड़ किसको मिले, क्यों मिले? ये वो रकम है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये भारत में वोटिंग बढ़ाने के लिए थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि उनको लगता है कि ये किसी को जिताने की कोशिश थी। सवाल कई हैं, आरोप कई हैं, लेकिन फिलहाल राजनीति इसको लेकर तेज हो रही है। सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि किस तरह से 2014 के बाद कुछ संगठनों को मदद की गई और किस तरह से ये बहुत बढ़ गई। 4 बरसों तक तरह तरह के सवाल झेलने वाले ट्रंप अब धड़ाधड़ आदेश दे रहे हैं और धड़ाधड़ सवाल उठा रहे हैं। एक बार नहीं, कई कई बार। भारत के लिए तकरीबन 182 करोड़ के इंडिया फंड के बारे में उन्होंने खुलकर कहा कि लगता है कि भारत में किसी और को चुनाव जिताने की कोशिश हो रही थी। ये रकम भारत में वोटिंग बढ़ाने के लिए थी और ट्रंप ने सीधे सीधे बाइडेन प्रशासन पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि हमको भारत में वोटिंग बढ़वाने के लिए इतनी रकम खर्च करने की क्या जरूरत है। हमें भारत सरकार को इसके बारे में बताना होगा। अमेरिका में सरकारी कार्यकुशलता के विभाग DOGE के प्रमुख एलॉन मस्क ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि भारत के चुनाव में वोटिंग बढ़वाने के लिए यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूसेड ने 2 करोड़ 10 लाख डॉलर दिए हैं। इसके बाद भारत में इस मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी और बीजेपी ने सवाल उठाए, कांग्रेस ने जवाब दिए और पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने भी अपनी बात रखी थी। अब बात और बढ़ी तो कांग्रेस ने एक बार फिर जवाब दिया। जयराम रमेश का कहना है कि यूसेड की स्थापना 3 नवंबर 1961 को हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो दावे कर रहे हैं उनको बेबुनियाद कहा जा सकता है। इसलिए भारत सरकार को जल्द से जल्द एक श्वेत पत्र लाना चाहिए जिसमें पिछले बरसों में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को यूसेड से मिली मदद का ब्यौरा हो। इस पूरे मामले में निशाने पर कांग्रेस है और वो सरकार से श्वेत पत्र की मांग कर रही है। लेकिन अमेरिका से इस बारे में और तथ्य सामने आए और भारत में इस पूरे मामले की जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी होने में वक्त नहीं लगेगा। तो ये आपने देखा एक ऐसा मुद्दा है जो सियासी हलचल पैदा कर रहा है भारत में भी। इस पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग JNU से जुड़े हैं। स्वर्ण सिंह जी, US एड का जो मामला है ये काफ़ी अब चर्चा का विषय यहाँ पर बन रहा है। इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? बड़ी बात है अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ इस तरह का कह रहे हैं तो। पहले तो सबसे पहले ये कहना ज़रूरी होता है कि जो भी बड़ी शक्तियां हैं, जैसे अमेरिका है या चीन है या कुछ यूरोपियन देश हैं, वो अलग-अलग तरह से, चाहे वो मूल्यों के नज़रिए से, मापदंडों के नज़रिए से या फिर किसी ख़ास अल्टीरियर मोटिव की वजह से, हमेशा दूसरे देशों की राजनीति में दखल-अंदाज़ी करते हैं। जासूसों के तरीके से भी करते हैं, अलग-अलग तरह से चुनावों में भी कुछ न कुछ अपना प्रभाव लाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में दक्षिण एशिया के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, इमरान खान पाकिस्तान के और शेख हसीना बांग्लादेश से, उन्होंने कहा कि उनका तख्ता पलटने में CIA का रोल था या अमेरिका का रोल था। तो ये पहली बात तो ये कि बड़ी शक्तियाँ हमेशा कोशिश करती हैं कि किसी न किसी वजह से, किसी न किसी तरीके से, किसी रणनीति से कोशिश करें कि दूसरे देशों की राजनीति को प्रभावित इस तरह से करें कि वो उनकी मर्जी वहाँ लागू हो सके या उनके पसंद के नेता वहाँ चुने जाएं। तो आपको लगता और है कि यही अमेरिका बात, की तरफ से भारत में एक सियासी अस्थिरता पैदा करने की कोशिश भी हो सकती है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपने आप में कोई पहली बार या कोई अजूबे वाली बात नहीं है, ऐसा हम्म। होता है। हम्म। हाँ, जिम्मेदारी दोनों तरफ से होती है कि जो देश इस तरह का प्रभाव लाना चाहता है, वो किस तरह के हथकंडे अपनाता है। क्या वो केवल मूल्यों की बात करता है, मापदंडों की बात करता है, या फिर वो किसी तरह से तकनीक या वित्त के इस्तेमाल से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ हस्तक्षेप करना चाहता है।
और ठीक उसी तरह से जो रिसिपिएंट कंट्री है, जिसको इस तरह का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ने वाला है, उसकी भी ज़िम्मेदारी होती है कि अपने लोकतंत्र को, अपनी संस्थानों को, अपने जो ढाँचे हैं चुनाव को लेकर इतना सुदृढ़ बनाए, उनका कोशिश करे कि इस तरह का प्रभाव देश के अंदर ना हो और बिल्कुल खुले और आम और सीधे चुनाव हो, सही तरीके से नेतृत्व को चुना जाए। तो मैं ये पहली बात कह रहा हूँ कि ये अपने आप में कोई पहली बार या अजूबा नहीं है। ख़ास बात ये है इसमें कि क्रांतिकारी सोच या तरीका जो आज राष्ट्रपति ट्रंप का है, वो केवल इस मुद्दे को लेकर नहीं है। आप देखें वो हर मुद्दे पर इस तरह की कुछ क्रांतिकारी बात कहते हैं। जैसे उन्होंने शुरू में ही कहा कि अमेरिका में जन्म लेना अपने आप में ये सिद्ध नहीं करता है कि आप वहाँ के नागरिक बन जाएँगे। तो ये अपने में बड़ी नई बात थी। ठीक इसी तरह से उनकी जो कुछ इस तरह की बातें हुई हैं, आज वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर कह रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने 50 देशों को इकट्ठा किया था कि वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हों, उनकी सहायता करें युद्ध में। और उसमें अब देखिए सोच कितनी बदल गई है, बिल्कुल अलग सोच आ रही है। तो ठीक उसी मामले में यूएसएड को भी लेकर डॉज जो उनका डिपार्टमेंट बनाया उन्होंने गवर्नमेंट एफिशिएंसी के लिए, उन्होंने कई इस तरह के क्रांतिकारी निर्णय लिए और कई तरह की जो वित्तीय सहायता थी उस पर रोक लगाई है। फिर वो सोचेंगे कि वो वित्तीय सहायता चलती रहनी चाहिए या नहीं चलती रहनी चाहिए। तो जाहिर है इसमें बड़े कुछ खास प्रश्न उठकर सामने आते हैं। यदि राष्ट्रपति ट्रंप कोई सीधी बात इस तरह से कहते हैं तो जाहिर है उनको भी अपने संस्थानों की अपनी नीतियों रणनीतियों को फिर से एक बार उसका समीक्षा करने की ज़रूरत है। भारत को भी उसी तरह से समीक्षा करने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ हस्तक्षेप ना हो पाए। भारत विश्व की सबसे बड़ी एक तरह से चुनाव कराता है, सबसे बड़ा जी। लोकतंत्र है। 100 करोड़ से ज़्यादा अब उसके जो है वो वोटर्स हैं यहाँ। जी। तो ये ज़रूरी होता है कि जब भारत को एक तरह से लोकतंत्र का एक मापदंड या मॉडल की तरह से हम पेश करते हैं, तो इस तरह के प्रश्न उठने पर हमें भी बहुत चौकन्ना होना चाहिए कि जी। इस तरह का हस्तक्षेप बिल्कुल ना हो पाए। बिल्कुल, ज़ाहिर ये तौर पर केवल अगर इस अमेरिका तरह की के बात नहीं सवाल है, खड़े यहाँ होते दूसरे हैं देश तो भी उस कोशिश पर कर सकते ज़ाहिर तौर पर चौकन्ना होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर विस्तार से बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूरोप ज़ेलेंस्की के साथ दिख रहा है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का उनसे विरोध बढ़ता ही जा रहा है। उनके ज़ेलेंस्की पर हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं उन पर हमलों का। ऐसा लग रहा है कि वो ज़ेलेंस्की की अनदेखी करके जंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे संभव होगा? I love Ukraine, but Zelensky has done a terrible job. His country is मौका shattered. कोई भी हो, ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से अपनी नाराजगी छिपा नहीं पाते। रूस के साथ जंग को लेकर वो सीधे सीधे ज़ेलेंस्की को ही दोषी ठहराने लगे हैं। His country is shattered, and millions of people have unnecessarily died. And you can't bring a war to an end if you don't talk to both sides. You got to talk. They haven't been talking for 3 years. ट्रंप ज़ेलेंस्की पर निजी हमले करने और उनकी खिल्ली उड़ाने से भी बाज नहीं आते। वो बार बार कहते हैं कि वो राष्ट्रपति होते तो ये जंग शुरू ही ना होती। But think of it, a modestly successful comedian. President Zelensky talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war that basically couldn't be won. लेकिन ट्रंप रूस के साथ खुलकर दिख रहे हैं। वो रूस पर यकीन जता रहे हैं कि वो यूक्रेन के साथ जंग खत्म करना चाहता है। And in the meantime, we're successfully negotiating an end to the war with Russia. ट्रंप पुतिन को लेकर नर्म है और ज़ेलेंस्की को तानाशाह बता रहे हैं, जो बिना चुनाव के ओहदे पर है। ट्रंप कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि जंग अब गलत दिशा में जा रही है। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि इस बीच हम लड़ाई खत्म करने के लिए रूस के साथ कामयाबी से बातचीत कर रहे हैं। साफ है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की की अनदेखी करके जंग रुकवाना चाह रहे हैं, और ये कैसे संभव हो सकता है, शायद इसके पत्ते भी वो जल्द ही खोल दें। इजराइल में माहौल गमगीन है। हमास की तरफ से सौंपे गए 4 शव वहां पर पहुंचे हैं। इनके बारे में काफी पहले से यह माना जा रहा था कि इनकी मौत हो चुकी है। हमास का इस पर कहना है कि इनकी मौत इजरायली हमलों में हुई है। हमास ने जो 4 शव इजराइल को सौंपे हैं, उनमें से एक महिला है और 2 उसके बच्चे।
बहुत लंबे समय से यह माना जा रहा था कि ये जिंदा नहीं बचे हैं। हमास कह रहा है इनकी और इनकी पहरेदारी कर रहे लोगों की इजरायली हमलों में मौत हुई। जिनके शव सौंपे गए उनमें शीरी बिबास और उनके 2 बच्चे एरियल और क्विफ्र हैं। चौथा शव ओडिड का है, जिनकी अपहरण के वक्त आयु 83 साल थी। जिस वक्त इनको अगवा किया गया उस वक्त किफ्र की आयु महज 9 महीने थी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को इजरायली टीवी चैनलों पर नहीं दिखाया गया। तेल अवीव के हॉस्टेजेस स्क्वायर पर लोग रिहाई को लाइव देखने के लिए जमा हुए, लेकिन वहां पर बच्चों के फोटो और वीडियो ही दिखाए गए। ऐसा पहली बार हुआ है। हाल में हमास ने जिन 24 लोगों को वापस किया, उनकी रिहाई पर इजराइल में काफी जश्न हुआ। लेकिन हमास की कैद में बंधकों की मौत के मामले सीज फायर के दूसरे दौर की बातचीत पर असर डाल सकते हैं। पहले दौर का सीज फायर मार्च की शुरुआत में खत्म होने वाला है। दुनिया में कई जगहों पर जंग चल रही है। जंग से जुड़ी हुई कुछ खबरें अब देखते हैं वॉरज़ोन से। रूस ने कुर्स्क के रास्ते यूक्रेन में घुसने का दावा किया है, जबकि यूक्रेन ने रूस के इस दावे को गलत बताया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बुधवार को कहा कि उनकी फौज पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेन की रक्षा पंक्तियों को तोड़कर आगे बढ़ गई है। लेकिन यूक्रेन की सेना ने कहा कि उनकी सेनाएं जहां पर थी वहीं पर हैं। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के एक MiG-29 लड़ाकू विमान को गिरा दिया है और कई रॉकेट बीच में ही रोक दिए हैं। उसने एक ही दिन में यूक्रेन के 100 ड्रोन भी तबाह करने का दावा किया है। एक स्कूल में रह रहे ये लोग कांगो के उन सैनिकों के परिवार हैं जिनके मुखिया रवांडा की शह पर कांगो सरकार से लड़ रहे M23 बागियों के हमले के बाद से गायब हैं। पहले ये लोग गोमा के काटिंडो फौजी शिविर में रह रहे थे, लेकिन इसके बाद वहां पहुंचे बागियों ने उनसे जाने के लिए कह दिया। M23 के बागियों ने जनवरी में गोमा पर कब्जा करने का दावा किया था। इसके बाद जिन लोगों ने सरेंडर कर दिया और M23 के साथ काम करने का वादा किया, उनको ट्रेनिंग कैंपों में भेज दिया गया। लेकिन जिन सैनिकों के परिवार यहां रह रहे हैं उनका क्या हुआ, किसी को पता नहीं है। अब देखते हैं दुनिया की कई अहम खबरें कोने कोने से। चीन की पुलिस 200 लोगों को लेकर म्यांमार से अपने देश लौट आई है, जिन पर धोखाधड़ी में शामिल होने के आरोप हैं। इन लोगों को पहले म्यांमार से थाईलैंड भेजा गया था। वहां से अलग अलग उड़ानों में इनको जियांगसू प्रांत की राजधानी नानजिंग लाया गया। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति की खर्च घटाने की नीतियों का विरोध कर रहे लोग पुलिस से भिड़ गए। पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे ये लोग देश की संसद का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। एक साल पहले सत्ता में आने के बाद जेवियर मिलेई ने देश का आर्थिक संकट दूर करने के लिए कई तरह के उपायों का ऐलान किया। उन्होंने एनर्जी और परिवहन के लिए सब्सिडी बंद कर दी, हजारों सरकारी कर्मचारियों की नौकरी ले ली, सरकारी परियोजनाओं पर लगाम लगा दी और वेतन और पेंशन को भी लेकर सख्ती की। इनके खिलाफ हर हफ्ते लोग प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शनकारी एक साइबर करेंसी घोटाले को लेकर भी आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने एक साइबर करेंसी लिब्रा के समर्थन में एक्स पर पोस्ट की थी, लेकिन ये करेंसी पिछले हफ्ते डूब गई और लोगों को करोड़ों का नुकसान हो गया। तूफान की वजह से वर्जीनिया में इतनी जबरदस्त बर्फबारी हुई कि प्रशासन को लोगों से घरों में ही रहने की अपील करनी पड़ी है। भारी बर्फबारी की वजह से वर्जीनिया और नॉर्थ कैरोलिना के सड़कों पर 50 हादसे हुए हैं। तूफान की वजह से उन जगहों पर भी बुरा हाल हो गया जहां पर शनिवार रविवार की भारी बारिश के बाद साफ सफाई का काम शुरू ही हुआ था। राष्ट्रीय मौसम सेवा के मुताबिक कुछ इलाकों में 10 इंच तक बर्फ पड़ने के आसार हैं। केंटकी में भी हालात फिलहाल सुधरने वाले नहीं हैं, जहां सप्ताहांत की बारिश में 14 लोगों की जान चली गई है। और अब आपको दिखाते हैं वीडियो ऑफ द डे। के-पॉप बैंड ब्लैक पिंक ने 2025 के लिए अपने वर्ल्ड टूर का ऐलान कर दिया है। इसकी शुरुआत जुलाई से होगी। एशिया, उत्तर अमेरिका और यूरोप के कई शहरों में ये बैंड अपने शो करेगा। पहला शो 5 जुलाई को सियोल में होगा। इसके बाद बैंड अमेरिका, कनाडा के लिए रवाना हो जाएगा। पेरिस, मिलान, बार्सिलोना और लंदन में भी इसके शो होंगे। तो इसी के साथ आज के लिए एनडीटीवी दुनिया में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।